साथियों, वेलकम बैक। सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है नवजीवन के जीएफ ऑफिशियल नवजीवन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब के चैनल पर। मैं रोशन एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक नए सिलसिले को लेकर के, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रश्नों के माध्यम से जीएस के विषय वस्तुओं के बारे में, और एक ऐसा सिलसिला जो प्रश्न से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करे और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। उसी को सोच करके मैंने इसको फिर से शुरू करने का प्रयास किया है, एक नए तरीके से, नए फॉर्मेट में, नए अंदाज में, जो प्रतिदिन रात के 9 बजे आएगा आपके लिए क्वेश्चन आवर एट 9 PM के नाम से, जिसमें 5 दिन क्वेश्चंस होंगे। उसके द्वारा आपको सभी विषय का, साइंस का, आर्ट्स का, करंट का, स्पोर्ट्स कल्चर का, मिसलेनियस का, इकोनॉमिक्स का, सभी चीज़ों का एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाएगा प्रश्नों के माध्यम से। और सैटरडे को एक स्पेशल सेशन होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम को ध्यान में रख करके, जिसमें करंट अफेयर्स और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट अलग अलग विषय का लेकर के मैं आऊँगा। तो चलिए इस सेशन का एक नए उम्मीद के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ, नए सकारात्मक सोच के साथ शुरू करने जा रहे हैं। जो लोग भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामना इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी इससे कंटिन्यू बने रहने के लिए कुछ वीडियो को जो देख रहे हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को अपने अपने सभी ग्रुप में अपने साथियों दोस्तों को जरूर शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज ये सेट 1 है जो हर एग्जाम के लिए हमने लिखा। यहाँ स्पेस कम था इसलिए मैंने 4 ही लिखा, बीएसएससी, एसएससी, बीपीएसएससी, रेलवे, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा इसी पर लोगों का फोकस है। यानी कि ये बीपीएससी में भी काफी काम करेगा, जिसमें हम साइंस का आज सेशन लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस साइंस के सेशन में पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस पर दिमाग लगाइए, आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर नहीं समझ में आए तो समझने का प्रयास कीजिए कॉन्सेप्ट के द्वारा। कहता है इनमें सबसे छोटी लंबाई की इकाई कौन है? सबसे छोटी। तो सबसे छोटी पूछ रहा है, लेकिन पूछ रहा है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, इनमें मतलब इन्हीं चारों में ढूंढना है। और किसकी? तो लंबाई की। तो ध्यान देंगे कि लंबाई एसआई पद्धति में एक राशि है, भौतिक राशि, और उस भौतिक राशि का यूनिट जो होता है एसआई पद्धति में वो मीटर लिया जाता है। साथियों आप लोग जानते हैं सब। और उसके अलावा ये 4 और ऐसा यूनिट दिया गया यहां पर जो सब लंबाई के लिए प्रयोग हो रहा है। अगर एंगस्ट्रम की बात करें तो ये तरंग दैर्घ्य के लिए आता है। एंगस्ट्रम में तरंग दैर्घ्य के लिए आता है, जो तरंग दैर्घ्य मापता है। प्रकाश वर्ष तारों के बीच की दूरी मापता है, 2 स्टार्स के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी मापा जाता है, इससे ध्यान रखना है। तो तारों के बीच की दूरी। इसके अलावा एक्सयू जो है कोई क्रिस्टल है, मतलब रवा है, क्रिस्टल में 2 एटम के बीच की दूरी मापता है, एटम एटम के बीच। जबकि खगोलीय इकाई की बात करें तो ये सूर्य और सूर्य के जो ग्रह हैं उसके बीच की दूरी मापता है। एंगस्ट्रम की बात करेंगे तो एंगस्ट्रम का वैल्यू 1 एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। जब प्रकाश वर्ष की बात करते हैं तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। जब एक्सयू की बात करेंगे तो एक्सयू का मान होता है 10⁻13 मीटर। जबकि खगोलीय इकाई जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को कहते हैं, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.436 × 10⁻11 मीटर। और इस प्रकार से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नाप लेते हैं। अब यहां ध्यान दें कि 4 यूनिट में देखा तो करा सबसे छोटी इनमें से कौन है? तो सबसे छोटी इनमें से 10⁻13 है, इसलिए आंसर जा रहा है आपका कौन? तो ये जा रहा है एक्सयू, इसमें सबसे छोटा है। लेकिन अगर पूछता सबसे छोटा इनमें को हटा देता तो आंसर होता आपका कौन? तो ध्यान देंगे कि तब आंसर होता फर्मी। फर्मी, और फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर, एक फर्मी बराबर, जो सबसे छोटा है लंबाई का। तो ये 4 इंपॉर्टेंट तथ्य जो भी बताया जाता है उस पर ध्यान देना है, और ऐसे ही क्वेश्चंस को डील करेंगे एकदम आसानी से, कॉन्सेप्ट को समझते हुए। और आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा जो आपको काफी कुछ देकर जाएगा, आपके एग्जाम के लिए तैयारी में काफी वाइटल रोल अदा करेगा। अब यहां ध्यान दीजिए, कहता है चीनी तथा जल के घोल का क्वथनांक कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का सवाल, काफी कॉन्सेप्ट से भरा हुआ। तो ध्यान देंगे, चीनी और जल का घोल, जिसको हम लोग नॉर्मली
शरबत बोलते हैं, पीते हैं शरबत हम लोग। और बॉइलिंग पॉइंट है ये क्वथनांक। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि एक टेम्परेचर होता है जिस पर एक द्रव गैस बन जाता है, तापमान। अब यहां पर कह रहा है जल और चीनी का जो इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। तो ध्यान देंगे कि जल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये ध्यान रखना है। अब यहां जब मिला दिए जल में चीनी, तो चीनी जैसे ही मिलाएंगे तो चीनी क्या मिला है, कोई अशुद्ध चीज मिला दिए। कोई भी चीज में कुछ मिलाते हैं मतलब आपने उसको अशुद्ध कर दिया, जल में चीनी मिला दिया। तो चीनी मिला दिए तो ध्यान रखना है कि जैसे ही अशुद्धि मिलाएंगे साथियों, तो अशुद्धि मिलाने के साथ ही किसी भी द्रव का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। ये याद रखना है कि द्रव में अशुद्धि मिलाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो पहले था जल का 100, चीनी मिला दे तो बढ़ेगा, तो 100 से अधिक, मतलब आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा सी, 100 से अधिक हो जाएगा। तो अशुद्धि के द्वारा भी ध्यान देंगे, और अशुद्धि के अलावा एक चीज ध्यान देंगे कि प्रेशर से भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है जल का। जैसे प्रेशर कुकर जो होता है जिसमें प्रेशर बहुत होता है, और प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर कुकर में क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर की वजह से ऊपर चला जाता है कुकर में, और कुकर में कितना होता है 120 डिग्री चला जाता है। तो ध्यान देंगे कि आप तो या शुद्धि मिलाएं तो या प्रेशर बढ़ाएं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जल नॉर्मली 100 डिग्री पर उबलता है, चीनी मिला दिए तो 120 डिग्री पर उबले, 100 डिग्री से अधिक पर उबलेगा। प्रेशर कुकर में नॉर्मली जल 100 पर, तो प्रेशर कुकर में प्रेशर के कारण 120 डिग्री पर। तो आंसर क्या होगा साथियों, तो 100 से अधिक। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। वीडियो को लगातार देखिए, जो चैनल पर नए जुड़ते हैं जब सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक बटन पर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर अपना अपना विचार जरूर लिखते रहिए, ताकि हमें लगे कि आप जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें आपको लाभ हो रहा है, बढ़िया से आप समझ रहे हैं। तो चलिए, कहता है किलोग्राम को परिभाषित करने के लिए किस तत्व का प्रयोग होता है। तत्व का आधार माना गया बेस। जानते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल जो है, फंडामेंटल यूनिट, उसमें फंडामेंटल जो इकाई चुना गया राशियों को, उसमें सब का कोई ना कोई आधार है, लंबाई का, द्रव्यमान का, समय का, तापमान का। उसी तरह से यहां पूछ रहा है द्रव्यमान का जो किलोग्राम है, किलोग्राम किसका होता है, द्रव्यमान का, और द्रव्यमान का यूनिट होता है किलोग्राम, जिसको 1 केजी में लेते हैं हम लोग। अब 1 केजी को कैसे माने कि कितना 1 केजी होता है, उतना ही को 1 केजी क्यों मानते हैं, इसके लिए स्टैंडर्ड एक पैमाना है, और वो पैमाना के रूप में चुना गया है। ध्यान देना है किसको, तो कार्बन को चुना गया है। तो ध्यान देंगे कार्बन को क्या कहता है कि कार्बन के 2 आइसोटोप हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन 12 से किलोग्राम परिभाषित होता है केजी, जबकि इससे जीवाश्म का उम्र पता लगाया जाता है, जीवाश्म का उम्र, एज निर्धारित होता है। तो ध्यान रखेंगे जब एज केजी को डिफाइन करना होगा तो C12, और C12 को जब डिफाइन करेंगे तो कहता है कि कार्बन 12 लेना है और इसका 5.0183 गुना 10 का पावर 25 एटम ले लें, परमाणु किसका, कार्बन 12 का, और इस सारा को तौल दें तराजू पर, तो तौलेंगे तो इसका जो वजन होगा वो 1 केजी होगा। और इसी से इंटरनेशनल सिस्टम में कार्बन 12 को परिभाषित करने के लिए केजी को, कार्बन 12 का प्रयोग किया गया है, जिसमें इतना एटम का वजन ही 1 केजी होता है। तो ध्यान रखेंगे, यहां पर ध्यान, यूरेनियम से आप इमारत का या किसी पर्वत का, पठार का उम्र निर्धारित कर सकते हैं, जिसको यूरेनियम लेड विधि कहते हैं। इससे समय को परिभाषित किया गया है, टाइम को, जिसको सेकंड कहते हैं। तो सेकंड को परिभाषित करने के लिए सीजियम, जबकि किलोग्राम को परिभाषित करने के लिए कार्बन। अगला सवाल आपके लिए चौथा, और आपके स्क्रीन पर ध्यान दीजिए क्या कहता है। कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था। तो ध्यान रखेंगे कि 3 नियम आपको याद रखना है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के जगह एक आता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एक ये आता है, दूसरा है मल्टीपल प्रोपोर्शन, और एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, निश्चित अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम, तीनों के बारे में पूछता है। तो और तीनों के आंसर के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, प्रॉस्ट को माना जाता है, लेबोजियर को, रदरफोर्ड को या डाल्टन को।
तो ध्यान देंगे कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो दिया जाता है वो प्रोस्ट का नाम लेते हैं, प्रोस्ट ने दिया था, जबकि लेवोजियर ने कंजर्वेशन ऑफ मास दिया, जबकि मल्टीपल प्रोपोर्शन जो क्वेश्चन में पूछा है उसके लिए आपका ये नियम दिया था जॉन डाल्टन ने, जो परमाणु के खोजकर्ता भी है। जबकि रदरफोर्ड के बारे में आपको पता है कि रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक का खोज किया था, तो ये ध्यान रखना है। तो ये चारों के बारे में आपको जानना है। ध्यान देंगे कि मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, तो मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि दो तत्व लें, जैसे कार्बन ऑक्सीजन लें और कार्बन से दोनों से कंपाउंड बनाए, दो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो उनमें से एक का भार निश्चित होता है, जैसे कार्बन का 12, यहां 12 और यहां ऑक्सीजन का कितना, तो ऑक्सीजन का यहां 16 है और यहां कितना है 32 है, तो जो दूसरा का भार है वो आपस में क्या होता है, मल्टीपल होता है, दो का गुणक है यहां, और यह कहा मल्टीपल होगा एक दूसरे का, और इसलिए यह नियम डाल्टन के लिए एक यादगार नियम के तौर पर पढ़ा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि यह नियम किसने दिया, डाल्टन ने दिया। दोस्तों आगे चलिए, पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पर जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार सवाल पूछा गया है। क्या कहता है, देखिए, कहता है जंतु विज्ञान का पिता किन्हें माना जाता है, जंतु विज्ञान का पिता किन्हें माना जाता है, तो जंतु विज्ञान जिसको जूलॉजी कहते हैं, और जूलॉजी में क्या होता है, एनिमल का अध्ययन होता है, और एनिमल के अध्ययन की शुरुआत किया था किसने, तो एनिमल के अध्ययन की शुरुआत किया था बेटा लोग अरस्तु, ये ध्यान रखना है, अरस्तु ने किया था। और अरस्तु ने एक पुस्तक लिख दिया था जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमैलम, हिस्टोरिया एनिमैलम, और इसी में पहली बार 500 प्रकार के जानवरों के बारे में डिटेल स्टडी प्रस्तुत किया गया था, और यहीं से एनिमल पर स्टडी दुनिया में शुरू होता है, इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता मान लिया गया। तो ध्यान रखना है। जबकि लीनियस ने एक काम किया था, और लीनियस से तथ्य जुड़ा हुआ जो आप याद रखेंगे, इन्होंने एक लॉ दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें कहा गया था कि किसी भी जीव का नाम जो होता है वो दो शब्द का बना होता है। तो ध्यान रखेंगे, हिपोक्रेटस का नाम जुड़ता है फादर ऑफ मेडिसिन के रूप में, औषधि विज्ञान का पिता, ये फादर हैं। जो आज हम दवा खाते हैं वो दवा के बारे में पहली बार हिपोक्रेटस ने बताया था। जबकि लैमार्क एक ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में आपको याद रखना है कि ये जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं हम, ये बायोलॉजी शब्द सबसे पहले कौन लाया, तो लैमार्क ने लाया। तो ये चारों याद रख लें, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आंसर जा रहा है किसके नाम, अरस्तु के नाम। तो ये ध्यान रखेंगे। आगे चलिए, लगातार बने रहिए, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, और जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल जो नए देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, छठा क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है कि पेशी उत्तक, पेशी उत्तक, पेशी का अध्ययन, पेशी का अध्ययन क्या कहलाता है। पेशी मतलब होता है मसल, मसल्स को पेशी कहते हैं, और मसल्स मतलब मांसपेशी, जो हमारे बॉडी में मांस है, और मसल्स का निर्माण जो होता है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। कहता है मस्कुलर साइंस में, ऑस्टियोलॉजी में, मायोलॉजी में, या माइकोलॉजी में, या मायोलॉजी में। तो आंसर तो इसका आपके लिए जा रहा है, बेटा लोग ध्यान दीजिए, कौन, मायोलॉजी। तो ध्यान रखेंगे मायोलॉजी, और मायोलॉजी इसलिए कि मसल्स जो भी बना हुआ हमारे बॉडी में वो बना हुआ है एक सेल से जिसका नाम है मायोसाइट, और मायोसाइट की वजह से ये मसल्स के विज्ञान को मायोलॉजी कहा गया है। अब यहां जो है ये तो एक कंफ्यूजन के लिए दिया गया, ऐसा कोई साइंस नहीं है। ये जो है एक स्पेशल साइंस है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है। इसमें अध्ययन होता है कवक का, कवक मतलब फंगी, और फंगी मतलब क्या है कि कलरलेस प्लांट जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता हो, क्लियर ग्रीन कलर नहीं होता हो। ऑस्टियोलॉजी ये बोन का अध्ययन है, हड्डियों का, क्योंकि इसमें एक सेल होता है ऑस्टियोसाइट। तो ये ध्यान रखना है, चारों इंपॉर्टेंट है, पूछता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जा रहा है किसके नाम, मायोलॉजी के नाम। तो चलिए आगे चलते हैं। सातवां सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बिल्कुल बायोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्चुअल सवाल। बायोलॉजी से, करंट से बहुत सारे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो यहां पर पूछे गए हैं। करा खोए हुए संतान को माता पिता से मिलाने वाला विज्ञान कहलाता है नियोनेटोलॉजी, आइडेंटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, या डक्टाइलोग्राफी। तो ध्यान देंगे कि खोया हुआ संतान, फिल्म देखते होंगे अमिताभ बच्चन का, मेला में अक्सर खून हो जाते थे, फिर मां खोज के लाती थी, कहानी चलता था वैसे ही। तो ऐसा नहीं है, आज विज्ञान है जो खोए हुए व्यक्ति को उसके परिवार तक पहुंचा सकता है।
और ये तब होता है जब हम उस व्यक्ति का डीएनए को स्टडी करते हैं, क्योंकि डीएनए से माता पिता का या उनके वंशज का कुल का पता चल जाता है कि कहां से हैं, किस वंश से हैं। और इसलिए डीएनए का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है विज्ञान में। और ये जो डीएनए का स्टडी होता है सीक्वेंस, वो किसमें होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जा रहा है बेटा किसमें? डक्टाइलोग्राफी में। तो ध्यान रखें, डक्टाइलोग्राफी डीएनए फिंगरप्रिंट का अध्ययन है। जबकि नियोनाटोलॉजी की बात करें तो नियोनाटोलॉजी में नए जन्मे हुए नवजात शिशु का अध्ययन होता है। ध्यान देंगे, नवजात शिशु का। डर्मेटोलॉजी में स्किन या त्वचा का अध्ययन होता है। जबकि आइडेंटोलॉजी कोई विज्ञान नहीं है, बस कंफ्यूजन के लिए दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि माता पिता को खोजना होगा या बच्चे को खोजना होगा साइंटिफिक तरीके से, तो डक्टाइलोग्राफी में जाना पड़ेगा। तो ये 7वां सवाल आपके लिए। 8वां जो है आपका, सब लोग ध्यान से देखते रहिए कंटिन्यूअसली, वीडियो को लगातार भगा के नहीं देखना है, क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंटिन्यूटी के साथ देखिए और इसको अपने पढ़ाई में शामिल कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है किसी व्यक्ति का रक्त समूह बी है, ब्लड ग्रुप बी है, और दूसरे व्यक्ति का रक्त समूह क्या है? ए बी है। और इस स्थिति में उनका बच्चा हो तो उनका कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक, मतलब मैक्सिमम चांस क्या है? तो ध्यान देंगे, कह रहा है क्या कि व्यक्ति का रक्त समूह क्या है? बी है। ये उनके पिता का है, फादर का, और वो जो महिला है वो मदर है उनकी, उनका ए बी है। अब ये ब्लड ग्रुप फादर का इसलिए है कि इनके जो पिता होंगे उनका मिला होगा इनसे जीनोटाइप आई बी और स्मॉल आई, और इनको मिला होगा आई ए और आई बी। जीनोटाइप होता है जिससे ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है, हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ध्यान दें कि वाई बी और आई होता है तो बी, और आई ए और आई बी होता है तो ए बी। अब इन दोनों की शादी होगी तो इनका स्पर्म इनका ओवा फ्यूज करेगा। फ्यूज करेगा तो अगर स्पर्म ये वाला है और इसके साथ ये फ्यूज करे ओवा इसका, तो आई बी इधर से आएगा और इधर से आई ए आएगा। अगर ये इसके साथ ना फ्यूज करके इसके साथ फ्यूज करे तो इस स्थिति में आई बी इधर से और इधर से भी आई बी ये आएगा। अगर ये ना फ्यूज करके इसके साथ फ्यूज करे तो ये आई ए और स्मॉल आई, और ये ना करके इससे करे तो आई बी और स्मॉल आई। तो इस स्थिति में देखिए यहां पर क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, यहां ब्लड ग्रुप बी होगा, यहां ब्लड ग्रुप ए होगा और यहां भी बी होगा। मतलब 4 में से 2 बी है, मतलब 50% बी की संभावना है, 25% ए की संभावना है और 25% ए बी की संभावना है। यहां ओ होने की संभावना 1 भी % नहीं है। मतलब सबसे ज्यादा को आपके लिए क्वेश्चन जा रहा है, बाबू समझिए सब लोग ध्यान से, और वो है क्या? बी। तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। 9वां सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। क्या कहता है कि 9वां सवाल कह रहा है, जो ध्यान दीजिए कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन दिया गया है 4 स्टेटमेंट है बायोलॉजी से रिलेटेड, और तथ्य है जिससे पूछ रहा है कि 4 में कौन सही नहीं है। पहला कथन कहता है मेंडल के अनुसार गुण का निर्धारण फैक्टर से होता है। पहला ध्यान रखना बिल्कुल सही है, क्योंकि फैक्टर ही खोजा था मेंडल ने, उसी के आधार पर गुणों का अध्ययन किया। बिल्कुल सही है। कहता है जेनेटिक्स को शुरू किया था किसने? वाटसन ने। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है बेटा, ध्यान दीजिए, क्योंकि वाटसन ने जेनेटिक्स में काम किया, लेकिन काम क्या किया कि इसने जेनेटिक्स शब्द दिया, जेनेटिक्स शब्द को लाया था एक वर्ड को, और इसलिए यहां शब्द देने का काम है। जेनेटिक्स शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? तो जेनेटिक्स शुरू किया था मेंडल ने, और इसलिए मेंडल को पिता कहा गया है जेनेटिक्स का। तो ध्यान रखना है, मतलब यही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। यहां शुरू नहीं किया, सिर्फ शब्द दिया था, तो आंसर बी होगा। तो ये ध्यान रखना है। जबकि तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि मेंडल ने मटर के 7 गुणों का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही है। कह रहा जीन की खोज किसने किया था? तो जॉनसन ने किया था। मेंडल ने जो फैक्टर कहा था, इसी फैक्टर को बाद में जॉनसन ने फैक्टर को ही क्या कहा? जीन कहा। तो ये ध्यान देना, फैक्टर को ही बाद में जीन का, इसलिए जॉनसन को जीन का खोजकर्ता माना गया साथियों। तो ये ध्यान रखना। 9वां सवाल। अब 10वां सवाल आपके सामने आ रहा है। कह रहा इनमें से कौन दीप्त वस्तु है? दीप्त वस्तु मतलब क्या होता है? जो समझिए, जिसमें अपना प्रकाश हो, जिसके लिए प्रकाश के लिए किसी पर डिपेंडेंट ना हो। तो अपना प्रकाश जिसके पास होता है उसे दीप्त, जैसे सूर्य दीप्त वस्तु है, जितने तारे हैं वो दीप्त वस्तु है। विद्युत बल्ब, मरकरी, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, टॉर्च सब दीप्त वस्तु है।
जबकि दूसरे से जो चमकता है उसको आदीप्त कहते हैं। ऑप्शन है सूर्य, तारा, जुगनू और चंद्रमा। तो आपको पता है सूर्य का अपना प्रकाश है, तारे का अपना प्रकाश, जुगनू एक कीट है, इसमें भी अपना प्रकाश है। इसमें फास्फोरस का ल्यूसीफेरिन एक कंपाउंड होता है, ल्यूसीफेरिन, और इसी के द्वारा ये चमकता है। जबकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। इसलिए आंसर गया किसके नाम? तो लॉक कर देना है किसको? चंद्रमा को। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल 11 नंबर क्या कहता है, देखिए आपके स्क्रीन पर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है, जो अक्सर एग्जाम में आपको टीज करेगा, परेशान करेगा। तो उस परेशानी को दूर करें बिल्कुल आसान भाषा में। कहता है एक समतल दर्पण को 15 डिग्री से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण कितना कोण से घूमेगा? तो परावर्तित कोण, किरणें कितना कोण से घूमेगी? तो ये होता है समतल दर्पण ऐसे। अब इस पर एक प्रकाश गिराएं ऐसे, तो ऐसे गिरेगा, ऐसे लौटेगा। ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण, और इस पर अवलंब डाल दें तो ये आई और ये आर, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। कहता है इसको ऐसे थोड़ा सा टेंट कर दीजिए, टेढ़ा कर दीजिए। ये थीटा कह रहा है 15 डिग्री हो जाए। तो ध्यान रखना है साथियों कि जब भी ऐसा सवाल दे तो करना क्या है कि अगर आप थीटा से घुमा रहे हैं तो जो परावर्तित किरण, ये जो किरण होगा ये इधर भागेगा थोड़ा सा। कितना? तो जितना से घुमाएंगे उसके दुगना से। अगर थीटा से घुमाएंगे तो 2 थीटा हो जाएगा। 15 से घुमाया, इसलिए आंसर बिल्कुल क्लियर है। कितना से घूमेगा? 30 डिग्री से घूमेगा, क्योंकि 15 इधर घूमेगा, 15 इधर, दोनों घूमने के कारण कितना होगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि कोई समतल दर्पण अगर थीटा कोण से घूमता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा से घूम जाती है। चलिए अगला 12वां सवाल आपके स्क्रीन पर। आप ध्यान दीजिए, पढ़िए क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को ध्यान से और आंसर कीजिए। और आंसर समझ में ना आए तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझिए। क्या कहता है? कहता है ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर? बहुत बार पूछता है। जितने भी आप टेलीकम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, सैटेलाइट चल रहा है, सब ऑप्टिकल फाइबर से चल रहा है। फाइबर मतलब धागा होता है, और ऑप्टिकल मतलब प्रकाश से संबंधित, तो प्रकाशीय तंतु कहते हैं। और ये याद रखना है कि ये काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। किस पर काम करता है? टोटल इंटरनल, मतलब जहां से जाए वापस लौट कर वहीं आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अपवर्तन के यहां कोई रोल नहीं है, माध्यम से परिवर्तन होता है। प्रकीर्णन से सूर्य का प्रकाश जब धूल कणों से टकराता है तो वो फैलता है, जिसको स्कैटरिंग कहते हैं। व्यतिकरण, 2 लाइट जब आपस में मैच करता है फ्रीक्वेंसी के आधार पर तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ती घटती है, जिसको व्यतिकरण कहा जाता है। तो यहां पर जो आंसर है आपका टोटल, यहां पर आप हीरा को भी याद रखेंगे, डायमंड को। पूछता है कि डायमंड में चमक क्यों होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होता है। चलिए, तो ये 12वां सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया। अब 13वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री का मैन मेड मटेरियल से बहुत सवाल पूछा जाता है, और इसी से सवाल है कि रेयन नामक रेशा का निर्माण किससे होता है? रेयन एक धागा है, और इसका निर्माण किससे होता है ये पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, एडीपिक एसिड, सेलुलोज, स्टार्च, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो होगा आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा सेलुलोज। ध्यान रखना है, एडीपिक एसिड से भी एक बनता है, और वो बनता है क्या? तो यहां बनता है नाइलोन। नाइलोन 66, ये भी याद रखना है। स्टार्च तो हमारे भोजन का माध्यम है, प्लांट में स्टोर्ड फूड रहता है, जो एक कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट है। तो ये ध्यान रखना है पॉलीसेकेराइड के रूप में। तो आंसर ये है, होता क्या है कि सेलुलोज को हम कॉस्टिक सोडा NaOH और प्लस CH2 से रिएक्शन कराते हैं तो विस्कोस बनता है, और विस्कोस को रिएक्शन करा देते हैं एक H2SO4 से, तो जैसे ही कराते हैं बन जाता है रेयन। और इस रेयन से हम क्या करते हैं? तो शादी में सूट वूट लाते हैं। तो जितने भी सूट हैं, शूटिंग का काम होता है, वो सूट सब किससे बनते हैं? रेयन से बनते हैं। तो ये सेलुलोज याद रखना, ये सेलुलोज भी क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है मित्रों। तो ये ध्यान रखेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट है। आगे चलिए, नेक्स्ट सवाल 14 नंबर क्या कहता है? कहता है कपास रासायनिक रूप से क्या होता है? कपास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे कि कपास रासायनिक रूप से केमिकली क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, या कोई नहीं है? तो ध्यान देंगे कि कपास क्या है, जिसको हम लोग रुई कहते हैं। रुई, जिससे कॉटन वस्त्र बनता है। कॉटन मतलब सूती वस्त्र। ध्यान देंगे कि यही वस्त्र है जो भारत में सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देता है, और सूती वस्त्र का उद्योग गुजरात में, महाराष्ट्र में बहुत डेवलप है। तो वहां पर चूंकि दक्कन में काली मिट्टी में ये खेती होती है, तो ये ध्यान रखेंगे।
अभी जो धागा है रुई का वो क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट की फैट्स है। तो ध्यान है कि रुई के रूप में जो प्राप्त होता है ये कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो मिलता है ये बीज का आवरण होता है, बीज का आवरण होता है, कवर। और इस बीज के आवरण से ही हम रुई प्राप्त करते हैं जिससे कॉटन वस्त्र बनता है। अगर रेशम पूछता तो रेशम या ऊन जो होता है, ऊल, जिससे स्वेटर बनता है, ये प्रोटीन होता है। तो ध्यान रखेंगे। आगे चलिए 15वां सवाल क्या कह रहा है, कहता है रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक में, रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक में क्या होता है। ऑप्शन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक ध्यान देने भी रेडियो सक्रिय तत्व, नाभिक तत्व में क्या होता है, एटम होता है। तत्व का सबसे छोटा रूप एटम होता है और एटम में क्या होता है, नाभिक होता है। और नाभिक के साथ कक्ष होता है और कक्ष के साथ उपकक्ष होता है। ये सब ध्यान देना है। तो नाभिक जो है वो सेंटर में होता है और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो ही फंडामेंटल पार्टिकल होता है। इसके बाहर जो ऑर्बिट होता है और सब ऑर्बिट, इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ऑप्शन कोई भी, चाहे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो या नॉर्मल एलिमेंट हो, किसी में भी जब नाभिक की बात करेगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहेगा। तो आंसर कौन जाएगा, आप लोग आप बिल्कुल समझ गए होंगे होशियारी से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होगा। इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, इलेक्ट्रॉन जब भी रहेगा ये कक्ष में रहेगा, नाभिक में नहीं रहेगा। ये ध्यान देना है। जबकि ये ध्यान देना है कि रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन जो होता है ये बहुत ज्यादा होता है, जबकि प्रोटॉन इसकी तुलना में बहुत कम होता है। तो ये ध्यान रखना है। आगे चलिए नेक्स्ट सवाल 16 नंबर क्या कहता है, एक क्वेश्चन दिया गया है मैच करने के लिए, और मैच कराना है किसको, तो कुछ खोज है और उस खोजकर्ता का नाम दिया गया है। कहता है इनमें खोजकर्ता और खोज को सुमेल कीजिए। खोजकर्ता में खोज क्या है, एक्सरे है, रेडियम है, रेडियो सक्रियता तो परमाणु बम है। खोजकर्ता में बेकुरेल का नाम है, ऑटो हॉर्न है, रॉटजेन है, मैडम क्यूरी है। सब लोग का पता होगा, होना चाहिए, बिल्कुल एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। तो एक्सरे की खोज रॉन्टजेन ने किया था, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था, रेडियो सक्रियता बेकुरेल ने किया, परमाणु बम ऑटो हॉर्न ने खोजा था। तो 4 ऑप्शन है आपके लिए। तो एक्सरे रॉन्टजेन 1 का 3, रेडियम मैडम क्यूरी 2 का 4, रेडियो सक्रियता बेकुरेल, मतलब ये आंसर कौन होगा, तो आंसर बी जा रहा है आपके इस क्वेश्चन के लिए। तो ये ध्यान रखना है 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो ध्यान रखना है। तो ये आपका 16 नंबर सवाल। आगे चलिए 17 नंबर, बिल्कुल इंटरटेनमेंट के साथ मजेदार से इंटरेस्टिंग तौर पर पढ़िए। क्वेश्चन के द्वारा थ्योरी को समझने का यहां पर हम लोग काम करेंगे सब विषय में। तो चलिए आगे चलते हैं। क्या कहता है, कथन दिया गया है 2 गो स्टेटमेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कहता है कि एटीपी के निर्माण के लिए ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। तो बिल्कुल ये तो सब याद रखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 30 एटीपी बनता है ग्लूकोज के टूटने से। किसके द्वारा, तो क्रेब साइकिल के द्वारा, क्रेब्स साइकिल के द्वारा। तो ध्यान रखना है, जबकि एटीपी के निर्माण ग्लाइकोलिसिस में होता है 1 ग्लूकोज से 8 एटीपी, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में 30 एटीपी, तो टोटल 38 एटीपी ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ये ग्लाइकोलिसिस होता है सेल के साइटोप्लाज्म में, सेल के किसमें, साइटोप्लाज्म में। तो ये ध्यान देना है, मतलब दोनों ही सही है, ग्लाइकोलिसिस भी होता है, पावर हाउस भी कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, तो आंसर आपका चला जा रहा है तीसरे के नाम, सी के नाम। आप लोग ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनते रहिए, कॉन्सेप्ट को समझते रहिए और इसके द्वारा विषय को मजबूती प्रदान कीजिए। आगे आपके सामने 18वां सवाल आपके स्क्रीन पर बनाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैसेज कीजिए, बार बार बात को बताइए क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए 18वां सवाल कहता है क्या, कि मानव के किस सेल में गुणसूत्र की संख्या समान कोशिका से आधी होती है। तो समान कोशिका में गुणसूत्र कितना, 46, 23 पेयर होता है, यह आपको पता है सबको। आधी होने का मतलब कितना होगा, 23 होना चाहिए। 23 कैसे होगा, तो 46 से 23 होने के लिए एक डिवीजन होता है जिसको मियोसिस डिवीजन कहते हैं, सूत्री विभाजन। और ये मियोसिस डिवीजन 2 जगह होता है, मेल में और फीमेल में होता है। मेल में होता है टेस्टिस में और फीमेल में होता है ओवा में। टेस्टिस में स्पर्म बनता है और ओवा में ओवा बनता है, फीमेल के ओवरी में बनता है, और ओवरी में क्या होता है, ओवा बनता है।
मतलब स्पर्म और ओवा, शुक्राणु और अंडाणु, दो ऐसा सेल है बॉडी का मानव में जिसमें गुणसूत्र 23 होता है, बाकी सब में 46 है। तो यहां भी 23, यहां भी 23, और जब ये दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। जो शादी के बाद स्पर्म ओवा मिलता है, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट में कितना हो गया? 46 हो गया। तो आंसर एक से अधिक, मतलब आंसर सही कौन है? तो एक से अधिक, डी आंसर चला जा रहा है इस क्वेश्चन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। 46 होता है, 23 होता है, 23 पेयर होता है, किसमें कितना है ये आपको ध्यान देना है। चलिए 19वां सवाल आपके स्क्रीन पर। एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, बहुत इंपॉर्टेंट, और ऐसे ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल आजकल हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। रेलवे में तो खासकर ज्यादा पूछता, आने वाली वैकेंसी है बड़ी सी रेलवे की, बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होगा, जो हम सब कुछ इस क्वेश्चंस के माध्यम से कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो ध्यान दे, कहता है कि 10 केजी का एक पिंड है, मास है 10 केजी, 4 सेकंड लेता है और उसका वेग 72 से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। वेग घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो घट रहा है। घट रहा है मतलब 72 से चल रहा था, पहले 36 हो गया। क्या हुआ होगा? कोई गाड़ी हो तो क्या होगा? ब्रेक लगाया होगा, वो ब्रेक लगाने से स्पीड धीरे धीरे कम हो रहा होगा। तो कहता है कि ब्रेक जो लगाया गया उसमें बल कितना लगा। तो यहां पर दिया क्या है? शुरू में दिया है वेग u बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा, v बराबर दिया कितना? तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम दिया t बराबर 4 सेकेंड, और मास दे दिया पिंड का कितना? 10 केजी। अब इस स्थिति में अगर बल निकालना होता है तो फोर्स बराबर F बराबर क्या लिखते हैं? एम ए। न्यूटन ने दिया, मास और त्वरण को गुना करेंगे तो बल मिल जाएगा। तो पहले मास तो दिया हुआ है, त्वरण निकालना है, और त्वरण के लिए इतना डाटा है। त्वरण के लिए क्या होता है? ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। जहां v दिया, u दिया, t दिया हुआ है, लेकिन यहाँ सेकंड में दिया, हाँ घंटा में दिया, तो इसको क्या करेंगे? 5/18 से गुना कर देंगे दोनों को, और गुना करेंगे तो 18 गुणित 4 72, और 5 और 20 मीटर पर सेकेंड। इसको गुना करेंगे 2 से तो 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब पहले 20 मीटर से चल रहा था, अब सेकंड में आ गया 10 मीटर पर सेकंड से। 4 सेकंड टाइम लिया, तो त्वरण कितना? तो 20 माइनस 10, पहले हो गया 10। ये यहां पर ध्यान देना है, पहले हो गया, पहले भी ना है 10, भी हुआ 10, तो पहले रखेंगे 10 माइनस कितना? 20, और बटा कितना? t बराबर 4, तो 20 माइनस 10 अगर तो माइनस 10/4 बराबर कितना? माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहां पर बल पूछ रहा है, तो बल बराबर एम ए, और एम ए को गुना करेंगे तो एम ए दिया कितना? 10, तो 10 को करेंगे तो एम 10 और गुना 2.5, लेकिन माइनस में है इसलिए माइनस 25 न्यूटन होगा। तो आंसर ये चला गया डी आपका। तो ध्यान रखेंगे आंसर क्या हो गया? डी हो गया, और डी के रूप में ये आपका 25 न्यूटन आंसर जा रहा है इस क्वेश्चन के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। आगे चलें तो लास्ट सवाल इस सेशन का आज का, तो ध्यान देंगे लास्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कहता है कथन 1, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से जड़त्व का संबंध है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से जड़त्व इनर्शिया का संबंध है। और दूसरा कहता है कि न्यूटन के जड़त्व को भंग करने वाले को बल की पहचान किया। तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है कि जो पिंड विराम में है वो उसी में रहना चाहती है, चलना नहीं चाहती है, और जो गतिमान है वो उसी गतिमान स्थिति में रहना चाहती है, वो रुकना नहीं चाहती है। इसी को इनर्शिया कहा था किसने? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने कहा, और इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। मतलब क्या है कि जो बातें थी वो प्रथम नियम में रखा न्यूटन ने, और बाद में क्या जोड़ा कि ये तब तक इनर्शिया में रहेगा, तब तक विराम में या गति में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है। तो बाह्य बल क्या है? जड़त्व को तोड़ सकता है, भंग करता है। उस इनर्शिया में उसका इनर्शिया को ब्रेक करेगा तो वो चलने लगेगा, जो विराम में वो चलने लगेगा, चल रहा है वो विराम में आ जाएगा। और इस प्रकार भंग जो करेगा इनर्शिया को, वो फोर्स की पहचान भी किसने किया? न्यूटन ने किया। तो दोनों कथन ही न्यूटन से संबंधित है, जो न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स के रूप में स्टैब्लिश करता है, और इसलिए दोनों ही कथन क्या है? सही है, फर्स्ट और सेकेंड। तो यही आपका 20 सवाल बहुत महत्वपूर्ण, जो आपके लिए मैं आज पहला सेशन में लेकर आया था। ये साइंस का सेशन था, क्वेश्चन आवर एट 9 PM। लगातार बने रहिएगा, हमेशा ये मिलेगा आपको, खाते पीते आप खेलते हुए 20 क्वेश्चंस के माध्यम से अपने सभी विषय को मजबूत कर सकते हैं। कल मैं फिर लेकर आऊंगा 8 सेक्शन का 20 महत्वपूर्ण सवाल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को लेकर आऊंगा, बिल्कुल महत्वपूर्ण, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए
फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। तब तक जहां रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। थैंक यू।